नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मदन वर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र के जो पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसमें आज का ये तीसरा लेक्चर है। इससे पहले अगर आप लोगों ने 2 लेक्चर नहीं देखे हों तो उसे जाकर पहले देख लें। उसका जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जाके लेक्चर 1 और लेक्चर 2 देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि, यानी 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया। ऑप्शन है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी है, इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आंसर क्या होगा? ए, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, यही सही आंसर है। 1930 में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। यानी पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? तो ये लाहौर अधिवेशन में 1929 में की गई थी। ठीक है, दिसंबर 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। उस समय स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को, यानी 26 जनवरी कब? 26 जनवरी 1930 को मनाने का संकल्प लिया गया और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। परंतु 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इससे पहले मतलब 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। 15 अगस्त 1947 से पूर्व यह 26 जनवरी को मनाया जाता था स्वतंत्रता दिवस के रूप में। लेकिन 15 अगस्त 1947 को चूँकि देश आज़ाद हो गया, उसके बाद 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। जबकि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 26 जनवरी की तिथि को अविस्मरणीय बनाने हेतु भारतीय संविधान को पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और तब से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था, उसको अविस्मरणीय बनाने के लिए इसको 26 जनवरी को अपना संविधान लागू किया गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? ये संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था। संवैधानिक सभा द्वारा, जो संवैधानिक सभा बनी थी उसके द्वारा संविधान को अपनाया गया था। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ठीक है, ये कौन सा अधिवेशन था? 11वां अधिवेशन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था, तो संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो ये किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को? भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा द्वारा अधिनियमित किया गया था। तो भारत की संविधान सभा द्वारा ये भारतीय संविधान को किस तिथि को? 26 नवंबर 1949 को अधिनियमित किया गया था। और दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा हम भारत के लोग, देखिए जो प्रस्तावना है, जो उद्देशिका, उसकी शुरुआत किससे होती है? हम भारत के लोग, ये आपकी प्रस्तावना दी गई है। फिर इसमें बीच में डैश डैश करके दिया गया है और ये लास्ट लाइन दी गई है कि आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये कौन करता है? संविधान सभा करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था, कब हुआ था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से इनका निर्वाचन हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था।
बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। जब 1946 में प्रारंभिक चुनाव हुआ था संविधान सभा के लिए, तो उसमें ये बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अम्बेडकर भारतीय गणराज्य के बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव के में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। यानी पहले ये बंगाल प्रांत से निर्वाचित हुए थे, लेकिन जब 1947 में भारत का विभाजन हो गया तो ये बंगाल प्रांत कहाँ चला गया? पूर्वी पाकिस्तान में। इसलिए इनको फिर से चुनाव निर्वाचित करना पड़ा या फिर से चुनाव लड़ना पड़ा, जो कि इन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से जीता था। ठीक है, निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के M.R. जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। ठीक है, किसने रिक्त की थी? M.R. जयकर ने उनके लिए त्यागपत्र देकर अपना रिक्त की थी। पश्चिम बंगाल, विकल्प ए में पश्चिम बंगाल है, फिर भी यह अभिष्ट विकल्प नहीं हो सकता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पूर्वी बंगाल से प्रथमतः निर्वाचित हुए थे, लेकिन अंततः उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित सदस्य के रूप में संविधान सभा में कार्य किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुआ? तो ये कब हुआ था? 1891 में इनका जन्म हुआ था और 1956 में इनकी मृत्यु हुई थी। व्याख्या देख लेते हैं। भीमराव भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मनाया गया? तो किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? तो कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 1950 में। ठीक है, 1950 में भी कब अपनाया गया था? तो ये संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। राष्ट्रगान को गाने का समय कितना है? 52 सेकेंड है। ठीक है, यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था और उससे ठीक 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो राजकीय चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 से। राजकीय चिन्ह को कब एडॉप्ट किया गया या अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक सिंह के स्तंभ की शीर्ष की अनुकृति है। जो ये अशोक सिंह का आप देखे होंगे कि एक अशोक स्तंभ होता है जिसमें चार ओर से जो है सिंह उसमें लगे होते हैं। ये अशोक स्तंभ कहाँ रखा गया है? आपके वाराणसी के सारनाथ में रखा गया है। ठीक है, और इसे 26 जनवरी 1950 को राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। ठीक है, तो ये तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श का परिणाम क्या रहा? यह भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा। ये सत्य है, सही है। यानी उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ना? तो ये सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया। यह भी कथन क्या है? हमारा सत्य है। तो इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका सी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग नहीं लिया था? कांग्रेस ने। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में क्या हुआ था? कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का प्रावधान किया गया था। इसलिए कथन दोनों सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है।
इसको एक गृहीत संविधान कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें ये दोनों कथन सत्य है। कथन और कारण दोनों सत्य है, लेकिन कारण कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, इसमें आंसर क्या सही हो जाएगा? बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों कथन सत्य, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में पूर्णतः सक्षम है तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी प्रावधान भी है। दूसरी ओर इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं, अतः इसे एक गृहीत संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, ये क्या है? इसमें विभिन्न देशों के संविधानों से तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन एवं कारण दोनों ही सही है, परंतु कारण कथन की सही स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। तो संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए किसने स्थगित करने की बात की थी? तो ये किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस करने के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की थी, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए समर्थन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए था? तो किसने दिया था ये सुझाव? महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, कि जब भारत स्वतंत्र हो जाएगा तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए, यानी इसको राजनीतिक दल नहीं बनने देना है। ये किसका सुझाव था? महात्मा गांधी का सुझाव था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की स्वतंत्रता के उपरांत महात्मा गांधी ने यह सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अब राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, ये सुझाव किसका था? महात्मा गांधी का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं में अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह किसका कथन है? ये कथन है आइवर जेनिंग्स का। किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का कथन है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत कथन में आइवर जेनिंग्स का है, उनका मानना है कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। ये किसका कथन है? आइवर जेनिंग्स का कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? ये कथन था ऑस्टिन का। किसका कथन था? ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये कथन काफ़ी फेमस है दोस्तों, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा कि ये ऑस्टिन का कथन है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था, यह वक्तव्य है पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त इतिहासकार ऑस्टिन ग्रेनविले ऑस्टिन। यह उनकी पुस्तक किस में दिया गया है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएँ थीं? कुल कितनी महिला सदस्य थी? तो इसमें कुल 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, जो भारतीय संविधान सभा बनी थी उसमें कुल कितनी महिलाएं थी? तो इसमें कुल 15 महिलाएं थी। ये कुल 15 महिलाएं थी। इसमें नाम आपको पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा नाम। ठीक है, वीडियो को पॉज करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब अगला चैप्टर शुरू हो गया दोस्तों, संविधान पर विदेशी प्रभाव, यानी हमारा संविधान जो है किन किन देशों से गृहीत किया गया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है। उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है दोस्तों? तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है। किससे? यूएसए मतलब होता है अमेरिका। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो जो उद्देशिका या प्रस्तावना आप जब संविधान में देखते होंगे, पहला पेज जो होता है
वो उद्देशिका या प्रस्तावना का होता है। तो ये उद्देशिका और प्रस्तावना का जो विचार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो उसकी भाषा है, यानी उसकी भाषा क्या है, हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो ये आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि उद्देशिका कहाँ से ली गई है। अगर पूछे क्वेश्चन तो उद्देशिका ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से और उद्देशिका की भाषा ली गई है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, हम भारत के लोग, ये भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। ठीक है, भारत की राजनीतिक व्यवस्था में इनमें सर्वोच्च कौन है, तो इसमें सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय है कि संसद है कि संविधान है कि धर्म है, तो इसमें सर्वोच्च क्या है, संविधान है। यानी जहाँ सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी, जहाँ संसद की बात आ जाएगी, जहाँ धर्म की बात आ जाएगी, उन सब से ऊपर क्या होगा, हमारा भारतीय संविधान होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। यही राज्य व्यवस्था के स्वरूप और उद्देश्य का निर्धारण करता है। यह विभिन्न इकाइयों के सृजन का प्रावधान करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग, अधिकार, शक्ति प्राप्त होते हैं। यानी संविधान से शासन के सभी अंगों को अधिकार और शक्ति प्राप्त होता है। ये कौन देता है, हमारा संविधान देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। जुडिशियल रिव्यू कहाँ से ली गई है, तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहाँ से ली गई है, तो यह अमेरिका से ली गई है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण या इसे न्यायिक पुनर्विलोकन भी कहते हैं कि संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। इसका आशय है कि सर्वोच्च न्यायालय विधानों एवं आदेशों का न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है तथा उन विधानों आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। यानी जो भी संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करेंगे, जो भी नियम कानून, उसे सर्वोच्च न्यायालय क्या कर देगा, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के तहत उसे शून्य घोषित कर सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो भारत की संघात्मक व्यवस्था यह कनाडा से संबंधित है। भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है, कनाडा से ली गई है। इसकी व्याख्या में भी देख लेते हैं। वही भारत की संघात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनी विधायिका है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। यानी ये न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली जो है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में नहीं है, जबकि ये तीनों चीज़ें ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भी पाई जाती हैं। वास्तविक और नाम मात्र का, सामूहिक उत्तरदायित्व और ये द्विसदनी विधायिका, ये ब्रिटिश संसदीय प्रणाली में भी पाई जाती है, जबकि वहाँ न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं है। आइए अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है। ठीक है, भारतीय संसदीय प्रणाली में न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में यह प्रणाली नहीं लागू है। ठीक है, ब्रिटेन में क्या है, यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, सामूहिक उत्तरदायित्व और द्विसदनी विधायिका भारत एवं ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणाली में लागू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, यह भारत और यूएसए दोनों में है। ठीक है, यानी यूएसए में पहले से था, वहाँ से हम लोगों ने लिया है, एडॉप्ट किया है इसे, और ये अब भारत और यूएसए दोनों जगहों पे है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए दोनों में है। वस्तु भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना यूएसए के संविधान से ही ली गई। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन की संकल्पना कहाँ से ली गई, यूएसए के ही संविधान से ली गई। इसका अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय उन विधानों और आदेशों को शून्य घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने आगे की व्याख्या में देखा था। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो ये क्या पाया जाता है,
एक ही नागरिकता, संविधान की 3 सूचियाँ, न्यायपालिका की द्वैधता और संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो ये आंसर इसका है, संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। संविधान के निर्वचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय भारत एवं अमेरिका में समान रूप से पाया जाता है। दिए गए अन्य लक्षण दोनों देशों में समान नहीं है। एकल नागरिकता, संविधान की 3 अनुसूचियाँ भारत में पाई जाती हैं, जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता। ठीक है, अमेरिका में क्या है, दोहरी नागरिकता है, जबकि आपके भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। यानी आप केवल अपने भारत के नागरिक हैं, अपने देश के नागरिक हैं, न कि आप अपने प्रदेश के नागरिक हैं। ठीक है, अमेरिका में प्रदेश और देश दोनों की नागरिकता मिलती है। अमेरिका में न्यायपालिका की द्वैधता संघ और राज्य स्तर पर है, जबकि भारत में एकल न्यायपालिका है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें कौन सा कथन सत्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, भारत में सरकार की संघीय एवं और एकात्मक दोनों प्रणाली है। फ्रांस में सरकार की संघीय प्रणाली है। ठीक है, पाकिस्तान में ये जो है, इसमें आंसर क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली, ये इसका उत्तर है। ठीक है, इसकी व्याख्या को देख लीजिए। अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, किंतु संविधान के कतिपय प्रावधान राज्यों की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने पर जोर देते हैं। इससे कुछ विद्वान भारत के संविधान को संघात्मक एवं एकात्मक प्रणालियों का मिश्रण मानते हैं, किंतु भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ज़्यादा उचित है। ठीक है, जैसे कि जो अमेरिका है, अमेरिका का संविधान है वो पूर्णतः संघीय प्रणाली को स्पष्ट करता है। संघीय प्रणाली का मतलब क्या है कि शक्तियों का राज्यों और केंद्र में बंटवारा। लेकिन भारत में आप देखेंगे कि भारतीय संविधान ने कुछ शक्तियों का तो बंटवारा किया है राज्य और केंद्र के रूप में, लेकिन कुछ अवशिष्ट शक्तियों को जो है केंद्र के हाथ में सौंप दिया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे केंद्र कहीं ना कहीं एकात्मक प्रणाली को अपनाता है। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए। तो यहाँ पर भारतीय संविधान एकात्मक प्रणाली का लक्षण लिए हुए मूल रूप से संघीय संविधान है, ऐसा मानना ही ज़्यादा उचित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? ये ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, जो 3 सूचियाँ हैं ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, तो इसमें जो समवर्ती सूची है कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। इस 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसे क्या किया गया? यह 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ हैं, एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। तो यहाँ पे जो समवर्ती सूची है ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धृत की है। तो अभी आपने पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया है। ये फिर वही क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है सब। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा है? अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश पर आधारित है? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, हमारे जो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ये किस संविधान से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना आयरलैंड के संविधान पर आधारित है। संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक में उबंधित किया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशेषताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? तो किसका योगदान है? आयरलैंड का। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माताओं निम्नलिखित उदाहरण से प्रभावित हुए थे। तो किससे प्रभावित हुए थे? ये
आयरिश गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। ठीक है, राज्यसभा के गठन की बात की रही है। ठीक है, तो देखिए लिखा है राज्यसभा गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता कहाँ से प्रभावित हुए थे? आयरिश यानी आयरलैंड के गणतंत्र से प्रभावित हुए थे ये राज्यसभा के गठन के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए इसमें मिला लीजिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है यूके से। ठीक, यूके मतलब ब्रिटेन से। आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं आयरलैंड से। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग इसे मिला लीजिएगा और ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लीजिए। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका। शासन की संसदीय प्रणाली ग्रेट ब्रिटेन। आपात उपबंध जर्मनी से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। ठीक है, इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। फिर अगला सूची मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है? यह आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार को कहाँ से लिया गया है? ये ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। और केंद्र राज्य संबंध कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप लोग इसे ध्यान से मिला लीजिएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वही है मौलिक अधिकार अमेरिका से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटिश संविधान और केंद्र राज्य संबंध कनाडा से। अगला फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चलिए तो इसे हम इस सूची 1 को सूची 2 से भी मिला लेते हैं। यहाँ पर भी विधि का शासन कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन लिया गया है इंग्लैंड से। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लिया गया है जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना, तो ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है आपका कनाडा से। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची ये कहाँ से लिया गया है? तो ये विस्तृत उभयनिष्ठ सूची लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। विधि का शासन फिर इंग्लैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये कहाँ से? जापान से। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना ये कहाँ से? तो ये कनाडा से लिया गया है। और विस्तृत उभयनिष्ठ सूची, उभयनिष्ठ सूची का मतलब वही समर्थित सूची है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलिएगा। धन्यवाद।